अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम करेंगे रिवीजन क्लास, ठीक है। कौन दो चैप्टर का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है। और इसके बाद कल आएगा और एक चैप्टर का कल आएगा, यानी कि क्लास आएगा। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन, PYQ सेशन भी आएगा। उसके अगले दिन यानी कि आज हो गया 20 तारीख, 21, 22, 23, 24 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और 23 तारीख के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने पढ़ाया था और एक जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसका भी रिवीजन क्लास आ जाएगा 23 तारीख को, ठीक है। 23 तारीख को शाम में। तो 24 तारीख को हम टेस्ट लेंगे। जितना भी मैंने सारा कुछ पढ़ाया होगा 23 तारीख तक सबका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो मैं शेड्यूल यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। चलो, शेड्यूल जो था, शेड्यूल क्या होगा, जो 24 तारीख है, 24 तारीख को आपका टेस्ट होगा। सॉरी, 24 तारीख को टेस्ट होगा। कितने चैप्टर्स का? 8 चैप्टर्स का, ठीक है। और मार्क्स कितना रहेगा? मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा, जो जितना भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाया है अभी तक, उन सारे में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उन सारे में से रुक जाओ थोड़ा सा। और 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ईच मार्क्स 4 हो गए और अगर इनकरेक्ट हुआ तो -1, ठीक है। वो आप लोग कैलकुलेट करना आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, 5 सेकंड टाइम दूंगा, 5 से 10 सेकंड। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 10 सेकंड, छोटा क्वेश्चन है तो 5 सेकंड, ठीक है। टाइम दूंगा, उसके अंदर आपको करना है, ठीक है। चलो, और आज का जो रिवीजन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा पहले कहेंगे? पहले कहेंगे माइक्रोब्स का जो चैप्टर है वो, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? मिनरल्स का जो चैप्टर है, ठीक है, वो। ये दोनों चैप्टर हम करेंगे अब, ठीक है। चलो, पहले कौन सा करेंगे? पहले करेंगे माइक्रोब्स। मेरे हैंड राइटिंग पे कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है। हंसना मना है हैंड राइटिंग पे। चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स क्या था? माइक्रोब्स का बहुत सारा जो एप्लीकेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। जो हम कार्ड बनाते हैं उसमें काम आता है। क्या काम आता है? लैक्टोबैसिलस काम आता है। लैक्टिक एसिड वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसे लैब कहते हैं हम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी कि वो क्या करता है, जो मिल्क का प्रोटीन है उसे पार्शियली डाइजेस्ट करता है और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होता है इंक्रीज़ करता है। कैसे? विटामिन B12 को इंक्रीज़ करके, ठीक है। और जो उसका एक कार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, जो चेकिंग द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। चलो, और जो कुछ अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट हम उसको अलग से रख देते हैं कार्ड का, ताकि फिर से हम कार्ड बना सके। उसको हम फिर से जो हमने थोड़ा सा जो कार्ड हमने बचा रखा था उसको हम फिर से फ्रेश मिल्क में डालते हैं और थोड़ी देर कुछ घंटे उसको स्टे करके रख देते हैं कहीं पर, और फिर देख सकते हैं कि उसमें जो कार्ड है बनना स्टार्ट होता है। उस थोड़े से अमाउंट कार्ड को हम इनकलम व स्टार्टर कहते हैं, ठीक है। चलो, अब जो हम डो देखते हैं, डो का दो जो डोसा इडली होता है वो फर्मेंटेटेड होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और जो पफ्ड अप जो अपीयरेंस आता है वो आता है CO2 गैस के वजह से, ठीक है। अच्छा, चलो अब आ जाते हैं ब्रेड के बारे में। ब्रेड जो होता था वो बेकर्स यीस्ट व सैचेरोमाइसिस सेरिवेसिस जिसे हम कहते हैं उससे द्वारा वो प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटी के बारे में। टोटी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, साउथ इंडियन ड्रिंक, और जिसे कैसे बनाया जाता है? फर्मेंटेटिंग सैप फ्रॉम पाम का जो सैप है उसको फर्मेंट करके, ठीक है। अब आ जाते हैं स्विस चीज़ की कैसे भी किया जाता था? प्रोप्यूनोबैक्टीरियम से, ठीक है। प्रोप्यूनोबैक्टीरियम क्या था? एक फंगी होता था, ठीक है। और जो लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ में वो क्यों आता था? CO2 के वजह से, ठीक है। और जो डिफरेंट वैरायटी का चीज़ हम कैसे जो डिफरेंट वैरायटी का जो चीज़ था उसमें हम कैसे अलग कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर से, ठीक है। उनका जो टेक्सचर होगा उन टेक्सचर के द्वारा हम उसे डिफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है पहले आ जाता है फर्मेंटेटेड ब्रेवेजेस, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? फर्मेंटेशन से। किसका फर्मेंटेशन? फ्रूट जूस एंड मॉल्टेड सीरियल्स, ठीक है। फ्रूट जूस एंड मॉल्टेड सीरियल्स के फर्मेंटेशन से उसको प्रोड्यूस किया जाता था।
किसके द्वारा? सैचेरोमाइसिस सेरेब्रली, ठीक है, उसे हम बेकर सीज्ड भी कहते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है वाइन एंड बियर। डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल बाकी जितना पड़ा है वाइन, विस्की, नहीं सॉरी, विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल होगा वाइन एंड बियर, डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल होगा विस्की, ब्रांडी, राम एट्सेट्रा, जितना भी आप जानते हो वाइन और बियर के अलावा, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स का जो ग्रीक वर्ड होता है कि एक, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, और बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और बैक्टीरिया के लिए इसको हम कह सकते हैं अगेंस्ट लाइफ, एंड ह्यूमन के लिए इसे हम कह सकते हैं प्रो लाइफ, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये क्या था? ये एक चांस डिस्कवरी था, मैंने यानी कि गलती से डिस्कवर हो गया। इसे डिस्कवर करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। चलो, अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके ऊपर काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोक्काई बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोक्काई बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोक्काई बैक्टीरिया, उच्चारण एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होगा स्टेफिलोकोक्काई बैक्टीरिया, ठीक है, उनके ऊपर ये काम कर रहे थे। तब वो चांस एक्सपेरिमेंट हो गया। और पेनिसिलिन कब काम आया था? अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। चलो, अब जो अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सिर्फ याद रखना चेन फ्लोरे फ्लेमिंग, ठीक है, चेन फ्लोरे फ्लेमिंग याद रखना। उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। कब दिया गया था? 1945 में, ठीक। चलो, अब आ जाते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स, मॉलिक्यूल्स के लिए। एस्परजिलस नाइजर, सिर्फ याद रखना यही एक चीज़ होता है जो फंगस होता है, और बाकी जो तीनों मैं आप बताऊंगा वो सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस होता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिडोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया होता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम जो होता है बैक्टीरिया होता है, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और जो लैक्टोबैसिलस होता है वो भी एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइपेज के बारे में। लाइपेज क्या था? ये एक चीज़ होता है जो हम ऑयल स्ट्रेन को कपड़े से निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि किस में यूज़ होता है? डिटर्जेंट में, और ऑयल स्ट्रेन रिमूवल हिस्से में, ठीक है। अब आ जाते हैं पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस, किस में यूज़ होता है? बॉटल जूस को क्लियरिफाई करने के लिए। जब जो आप बॉटल जूस आप पीते हो ना, उसको क्लियरिफाई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे यूज निकलता है? स्ट्रेप्टोकोक्कस से, ठीक है, और इसे क्लॉट ब्लास्टर हिस्से में यूज़ किया जाता है। कैसे? क्लॉट ब्लास्टर। अब आते हैं साइक्लोस्पोरिन है, इसे हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कब? जिन मरीज़ का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, यानी कि हार्ट, किडनी, लीवर कुछ भी ट्रांसप्लांट किया गया है, उनका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये पाया जाता है ट्राइकोडर्मा से, ट्राइकोडर्मा। स्टेनिन जो होता है उसको इसके लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट के तौर पर, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पर वो यूज़ होता है। और किससे पाया जाता है? मोनोसस से, ठीक है, मोनासस। चलो, अब आता है माइक्रोब्स इन सॉइल्स ट्रीटमेंट। सॉइल्स ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स है वो कैसे यूज़ किया जाता है? सॉइल्स ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट देखे जाते हैं। पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दो भाग होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इसमें और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है, चलो स्टेप्स में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक टैंक होता है, उसमें पानी को लिया जाता है। पहले तो आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो फिजिकल ट्रीटमेंट यानी कि फिल्ट्रेशन सेडिमेंट्रेशन, फिल्ट्रेशन पहले हो जाएगा, फिर बारी आती है सेडिमेंट्रेशन के। टैंक में उसको रखा जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के दौरान पहले समझ लो, फिल्ट्रेशन के द्वारा वहाँ पर एक जाली टाइप का कुछ चीज़ लगा रहता है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं ना, वो वहाँ पर अटक जाता है। फिर भी वाटर के साथ, जो भी वाटर रहता है उसके साथ कुछ मिट्टी, कंकड़, जो सैंड, वो सारे मिलकर आ जाता है, लेकिन वो उस जाली से पास हो जाएंगे। फिर उस जो पानी है, उस पानी को एक टैंक में लिया जाता है। टैंक में थोड़ी देर के लिए उसे स्टे करके दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है वहाँ पर। जो नीच में, जो टैंक के नीच में एक वहाँ पर जो मिट्टी, बाली, कंकड़ जो जम जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ऊपर जो साफ पानी जो रहता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एफुलेंट। समझ गए? प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान नीचे में, टैंक के नीचे में जो मिट्टी, बाली, कंकड़ जमेगा उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो साफ पानी ऊपर रहेगा उसे कहते हैं प्राइमरी एफुलेंट। अब जो प्राइमरी एफुलेंट है उसे लिया जाता है, प्राइमरी स्लज को वहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, वो निकल के फेंक दिया जाएगा, कुछ किया जाएगा, छोड़ दो उसे। प्राइमरी एफुलेंट को ले लेते हैं, जो ऊपर का जो साफ पानी था प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उस प्राइमरी एफुलेंट को लिया जाता है,
एरिएशन टैंक में, ठीक है, एरिएशन टैंक में वहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक ऑक्सीजन यूज़ करता है वो, एनारोबिक नहीं, एरोबिक ऑक्सीजन यूज़ करता है, ठीक है, उसे हम एरोबिक कहते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स वहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। फिर उस जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को यानी कि प्राइमरी एफुलेंट और एरोबिक माइक्रोब्स का जो मिक्सचर है उसको एरिएशन टैंक से सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। सेटलिंग टैंक में जाने के दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं ग्रो कर जाते हैं, काफ़ी ग्रो करते हैं, और वो जो नीच पे, जो सेटलिंग टैंक का जो नीचे है उस पर सेटल हो जाता है, ठीक है, सेटल हो जाएंगे मैंने कि जम जाते हैं, ठीक है, और ऊपर साफ पानी रह जाता है। फिर से जो सेटलिंग टैंक के नीचे में जो जम जाएगा, जो फोक्स कहते हैं उसे हम, जो एरोबिक माइक्रोब्स का जो पूरा जो जितना भी एरोबिक माइक्रोब्स था वो सारा जो जम के जो एक लेयर क्रिएट किया, उस लेयर को हम टोटली उस जो मास है उस मास को हम फोक्स कहते हैं, ठीक है, फोक। और वो जो स्लाज उसने जो क्रिएट हुआ था उस स्लाज को हम एक्टिवेटेड स्लाज कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लाज कहाँ पर देखा जाएगा? सेटलिंग टैंक में देखा जाएगा, ठीक है, सेटलिंग टैंक किस में देखा जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, समझ गए? चलो, अब जो एक्टिवेटेड स्लाज होता है पंप किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा एक्टिवेटेड स्लाज का थोड़ा सा अमाउंट एकदम कार्ड के द्वारा, ठीक है, कार्ड में जब थोड़ा सा कार्ड हम रख देते थे फ्रेश मिल्क के लिए, वैसे ही सेटलिंग टैंक का थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लाज हम रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब वो हम फिर से जो वाटर आएगा, इम्प्योर वाटर आएगा, उसमें वो हम डाल देंगे, ठीक है, इनकलम के रूप पर, इनकलम कहते हैं। और जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जो बच गया हमारे पास, एक्टिवेटेड स्लाज बच गया, उसे हम डिस्पोज करने के लिए एनारोबिक स्लाज डाइजेस्टर में भेज देते हैं। जो माइक्रोब्स था वो एरोबिक था, अगर वो एरोबिक से अगर एनारोबिक कंडीशन में अगर वो चला गया तो मर जाएगा साला, ऐसे ही, ठीक है। वहाँ पर जो बैक्टीरिया कुछ रहते हैं उन्होंने गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उन लोग एक गैस प्रोड्यूस किया, क्या था? गैस का मिक्सचर ऑफ गैस था वो, CH4, H2S एंड CO2, ठीक है, यानी कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उस मिक्सचर को हम बायोगैस कहते हैं, या आप गोबर गैस भी कह सकते हो, ठीक है। चलो, अब फोक्स के बारे में आ जाते हैं। मैंने तो बता ही दिया था, फिर भी सुन लो एक बार। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मार्स लाइक स्ट्रक्चर, समझ गए? चलो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ध्यान से याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। किन्होंने इनिशिएटेड किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। चलो, अब जो बायोगैस जो प्रोडक्शन जो होता है, बायोगैस उनको जो प्रमोट किया था, जिन्होंने उनका जो बायोगैस का प्रोडक्शन को जिन्होंने प्रमोट किया था, डेवलप किया इंडिया में, वो कौन दो कंपनी था? एक था IARI, दूसरा था KVIC। IARI, दूसरा था KVIC। IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो KVIC का फुल फॉर्म है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलो, अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जो लेडी बर्ड होता है वो कंट्रोल करता है एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करता है मॉस्किटोज को, बैसिलस थुरिंजिएंसिस कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। पढ़ाया था, सब कुछ पहले ही पढ़ाया है। जो ट्रिक्स है मैंने बताया था कैसे याद करना होगा जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। चलो, फिर आते हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा क्या है? लिविंग है, फ्री लिविंग है, रूट इकोसिस्टम में वो कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रूट इकोसिस्टम में उसे पाया जाता है, और वो एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स है सेवरल प्लांट पैथोजन के लिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं बैक्यूलोवायरस के बारे में। वो एक पैथोजन है, पैथोजन होता है जो अटैक करता है इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। और उसमें एक जीन रहता है, उसे हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कहते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। उसमें एक जीन रहता है, उसे हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कहते हैं, जो क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इंसेक्टिसाइडल उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है, और उसका जो टारगेट है सिर्फ उसी पर ही वो
काम करता है, नॉन टारगेट जो है उस पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ता, ठीक है। उसका नेगेटिव इम्फेक्ट रहता है नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर, जिसके लिए सिर्फ उसे वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, उसके ऊपर ही सिर्फ वो काम करेगा, दूसरा किसी भी इंसेक्ट के ऊपर वो नहीं काम करेगा, यानी कि दूसरा कोई भी इंसेक्ट को हानि नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। चलो, अब बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्या इंक्रीज़ करता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को, ठीक है। चलो, जो लेगुमिनस प्लांट का जो नोड्यूल होता है ना, रूट का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है किसके साथ, राइजोबियम के साथ, ठीक है। अब जो एरोबिक का जो एग्जाम्पल है वो याद रखना, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर। मिनरल न्यूट्रिशन में भी कुछ एग्जाम्पल्स है, लेकिन इस चैप्टर के लिए याद रखो एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। जो मैनी माइक्रोब्स होता है उसका जो जीनस ग्लोम्स होता है ना, वो माइक्रोराइजा फॉर्म करता है, ठीक है। माइक्रोराइजा फॉर्म करता है, क्या, ग्लोम्स। वो क्या, ग्लोम्स जो है किस में हेल्प करता है, जो फॉस्फोरस होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। और वो रूट को रेजिस्टेंस भी देता है पैथोजेंस से, और सैलिनिटी, ड्रॉट, जो भी जो अनफेवरेबल कंडीशन आप कह सकते हो, जो भी है उन सारे से वो रेजिस्टेंट देता है, ठीक है, प्लांट को। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होता है सारे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया सारे ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं। जो पैडी फील्ड्स में जो होते हैं वो पैडी फील्ड्स एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर होते हैं, कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिससे आप ऑर्गेनिक मैटर के रूप में भी सॉइल में डाल सकते हैं, और क्या करता है, सॉइल के फर्टिलिटी जो होता है उसे इंक्रीज करता है, ठीक है। पैडी फील्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर के रूप पर ब्लू ग्रीन एल्गी हम यूज़ कर सकते हैं। वो जो है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो सॉइल का फर्टिलिटी जो है उसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यहीं पर ही समाप्त होता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का रिवीजन क्लास, ठीक है। जितना भी कुछ मैंने पढ़ा था सब कुछ रिवीजन करवा दिया, ठीक है। 16 मिनट हो गया, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। अब आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक है। आधा घंटे के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के। मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लिखने की जगह नहीं बची, सिर्फ मिनरल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन अब हम देखेंगे, छोटा सा चैप्टर है, इजी भी है, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि स्पीड रहना ज़रूरी है। हम मेनली यहाँ पर इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसका जो स्टडी मेथड्स है मिनरल न्यूट्रिशन का, कैसे पाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं सॉइल में, कौन सा प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे पढ़ेंगे। 1860 जो जब था, 1860 में जूलियन वॉन सेक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटानिस्ट थे वो, ठीक है, जर्मन बोटानिस्ट। 1860 में उन्होंने एक सॉइललेस कल्चर को डिस्कवर किया, उससे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था, प्यूरिफाइड वाटर रिक्वायर्ड था, मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उनके लिए रिक्वायर्ड था। हाइड्रोपोनिक्स के लिए प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स। और किसके लिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स है टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर एंड लेटूस, ठीक है, टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर एंड लेटूस। वो क्यों इस एसेंशियल था, हाइड्रोपोनिक्स एसेंशियल इसलिए था क्योंकि उससे हम कुछ चीज़ों को पता लगा सकते थे, ठीक है। उन चीज़ों क्या था, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है प्लांट्स के लिए वो कौन सा था, उसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम होता है क्या होता है, और कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट के वो पार्टिकुलर एलिमेंट रिक्वायर होता है। कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, तो जो लेवल में प्लांट को वो रिक्वायर होता है उनमें पाया गया टोटल 60 एलिमेंट्स प्लांट के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। कितने में से 105 एलिमेंट्स में से 60 एलिमेंट्स प्लांट के लिए रिक्वायर होते हैं। साइंस जितना डेवलप होता गया धीरे धीरे, उतना ही ज़्यादा कम मात्रा के कॉन्सेंट्रेशन को भी हम उसे क्या मेज़र कर सकते थे, ठीक है। हमारा जो एफिशिएंसी हो गया, मेजरेबल लेवल जो था वो बहुत ही कम लेवल तक भी उसे हम मेज़र कर सकते थे। और वो कितना लेवल था, 10⁻⁻8 ग्राम पर ml, ठीक है, 10⁻⁸ ग्राम पर ml। अब जो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी है कौन सा है, 4 क्राइटेरियाज है, ठीक है। और ये किसने दिया था, आर्नोन साहब ने, आर्नोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। क्या था, जो एलिमेंट होगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा प्लांट के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, ठीक है।
उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर वो मिनरल्स नहीं है तो किसी और मिनरल्स से कम चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और उसके बिना जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ गए? चलो, दो तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स प्लांट के ड्राई मैटर में, ड्राई मैटर, ठीक है, याद रखना, फ्रेश वेट नहीं, ड्राई मैटर कहने का, ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा रहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो 10 मिलीमोल पर केजी से कम रहेंगे वो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का टोटल 9 एलिमेंट्स आते हैं, माइक्रो में टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो में 9, याद रखना, 8 और 9, ठीक है। जो मैक्रो यानी कि ज़्यादा तो 9 उसमें जाएगा, माइक्रो यानी कि कम तो 8 उसमें जाएगा। मैक्रो का एग्जाम्पल है चोन, CHON, चोन, PSK यानी कि PSK, CAMG, जैसे मैंने लिखा था, याद रहना, रुक जाओ, ये तो नहीं तो मैं थोड़ा सा फिर एक बार लिख देता हूँ, CHON PSK CAMG, ऐसा याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऐसा, जो, रुक जाओ थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट आता है, ट्रायंगल आता है, याद है मुझे, मैंने ये ट्रायंगल आपको करवाया था, किसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या होता है, फीकोनीमो बीकल MnZn, फीकोनीमो बीकल MnZn, ठीक है, ऐसा होता है। अब जो टॉक्सिसिटी जो होता है ना, टॉक्सिसिटी क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, यूज होते हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं याद, अरे याद क्यों नहीं आ रहा है यार, उसको लेवल को क्या कहते हैं, अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, अगर मुझे याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलो, याद क्यों नहीं आ रहा है, नहीं याद नहीं आएगा अभी, चलो, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल याद आ गया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है ना, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो डेफिशिएंट हो जाएगा, ऐसा उसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो लेवल है खूब ही कम मात्रा में वो लगता है, ठीक है। और जो ड्राई वेट का अगर 10% भी ज़्यादा हो गया तो उसे हम टॉक्सिक लेवल में कंसिडर करेंगे, ठीक है, 10%, याद रख, सिर्फ 10% टॉक्सिक, ऐसा याद रखना, ठीक है। चलो, और जो टॉक्सिसिटी सिम्टम है वो वेरी डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई, उसे आप यानी कि उसे बंगाली में तो हम ताड़ाताड़ी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आप निकल नहीं सकते, जल्दी अगर आप करोगे तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसे आइडेंटिफाई करना। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जो सॉइल होता है ना वो रिजर्वर के तौर पर काम आता है, किसका, एसेंशियल मिनरल्स का, ठीक है, और वो कहाँ से आता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से, ठीक है, रॉक से ब्रेकडाउन से आता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पर मिट्टी में एमोनिया के रूप पर फिक्स होता है, ठीक है, एमोनिया के तौर पर फिक्स होता है, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, इस लेवल को, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना। NH3 जब नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस, और नाइट्रेट जब नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, इस स्टेप को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, अब NO3 माइनस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में एमोनिया होकर नाइट्रोजन के तौर पर एटमॉस्फेयर में वापस चला गया तो उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो, अच्छी बात है। अगर फिर भी देखो, ये तो रिवीजन क्लास है, इसमें मैं जल्दी ही पढ़ाऊँगा, अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से अगर आपको समझना है तो चीज़ें आपको तो मेरी फुल क्लास जो है उसको देखनी पड़ेंगी। फुल क्लास ज़्यादा नहीं है, इसका 45 मिनट्स का है सर, अच्छे से मैंने वहाँ पर सब कुछ समझा है, वो देखो, ठीक है। चलो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो टोटल 78% एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, और उसे हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं। डाई नाइट्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन कहते हैं उसे।
कितने स्टेप आते हैं वहाँ पर? टोटल 4 स्टेप आते हैं, ठीक है। पहले आता है फिक्सेशन, फिर आता है नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। फिक्सेशन में नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजिनस एंजाइम के मदद से एमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम लगता है? नाइट्रोजिनस एंजाइम, और सम प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के दौरान होते हैं। सम प्रोकैरियोट्स, सम प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स मैंने नहीं बोला, सम प्रोकैरियोट्स के द्वारा वो होता है। नाइट्रिफिकेशन में जब एमोनिया जब नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है तो 2 बैक्टीरिया काम आता है, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। जो नाइट्राइड जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तब 2 बैक्टीरिया काम आता है, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट। नाइट्रोसिस्ट अगर नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन नाइट्रोबैक्टर तो याद रखना ही पड़ेगा। एमोनिफिकेशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, किसका? डेड मटेरियल्स का, और वो रिलीज करते हैं एमोनिया इनटू द सॉइल, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल होते हैं बैसिलस वुल्गेरिस और बैसिलस रैमोसस, ठीक है। बैसिलस वुल्गेरिस एंड बैसिलस रैमोसस याद रख लेना, एनसीटीवी का बाहर है लेकिन याद रखना। डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट जो था वो रिवर्स प्रोसेस में जाकर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। 2 बैक्टीरिया उसमें हेल्प करते हैं, सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ठीक है। चलो, अब जो देखो फ्री लिविंग एरोबिक होता है उसका एग्जाम्पल होता है एजोटोबैक्टर बेजर्निकिया, ठीक है। और फ्री लिविंग एनारोबिक जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है रोडोस्पाइरिलम। समझ गए? चलो, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आप क्या कह सकते हो? इसमें सिर्फ एक टॉपिक याद रखना, जो रॉड शेप्ड राइजोबियम होता है, ठीक है। राइजोबियम होता है, रॉड शेप्ड होता है, लेगुमिनस प्लांट में देखा जाता है। कौन सा प्लांट में? अल्फा, स्वीट पी, बीन्स एट्सेट्रा, ठीक है, सोयाबीन, इस तरह के प्लांट में आप लेगुम्स देख सकते हो। और वो किसके वजह से सर एसोसिएशन होता है? राइजोबियम रॉड शेप्ड होता है, ठीक है, और वो नोड्यूल फॉर्म करता है। फ्रांकिया का एग्जाम्पल याद रखना, फ्रांकिया एक नॉन लेगुमिनस होता है और ये एल्नस में देखा जाता है, ठीक है। फ्रांकिया नॉन लेगुमिनस होता है, एल्नस देखा जाता है, ठीक है। फ्रांकिया के साथ एल्नस लॉन्ग नॉन लेगुमिनस, ऐसा याद रखना, ठीक है। चलो, जो नोड्यूल होता है ना वो उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? उसमें लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और लेग हीमोग्लोबिन किस लिए प्रेजेंट होता है? क्योंकि ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप पर वो यूज़ होता है। एनारोबिक कंडीशन जो नाइट्रोजिनस है ना, लेग हीमोग्लोबिन है, किस लिए वो मेनली प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आ गया तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है ना वो ऑक्सीजन के बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन वो आ गया तो नाइट्रोजिनस काम नहीं कर पाएगा। अगर नाइट्रोजिनस काम नहीं ठीक से कर पाएगा तो जो है नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा। नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो तो प्लांट का तो लॉस हो जाएगा ना। इसीलिए प्लांट ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजिनस को लेग हीमोग्लोबिन को रखता है, ठीक है, बॉडीगार्ड के तौर पर। समझ लो ये, ठीक है। चलो, नाइट्रोजिनस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये एमओएफई प्रोटीन होता है, मॉलिब्डेनम फेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है, ऐसे याद है ना, एमओएफई प्रोटीन। और ये एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, बता दिया, क्योंकि नाइट्रोजिनस जो होता है एनारोबिक में काम करता है, इसीलिए तो लेग हीमोग्लोबिन को रखा है ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड के रूप पर, ठीक है। चलो, और जो प्रेजेंट ओनली और नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप पर वो काम करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स के लिए वो प्रेजेंट होगा और किसी के लिए नहीं। अब आ जाता है नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है, राइजोबियम जो होता है कैसे नोड्यूल फॉर्म करता है। पहले तो ये समझ लो, राइजोबियम जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव फैकल्टिव एनारोबिक होता है। यानी कि अगर वो जब सिर्फ सॉइल में पड़ा रहेगा तो एरोबिक होगा, जब रूट के साथ नोड्यूल फॉर्म करेगा तो एनारोबिक हो जाएगा, उसको हम फैकल्टिव एनारोबिक कहते हैं, ठीक है। मिट्टी में रहेगा तो एरोबिक, प्लांट के साथ नोड्यूल फॉर्म करेगा तो एनारोबिक, ठीक है। चलो, पहले क्या होता था, पहले जो प्लांट का जो रूट होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है, उससे राइजोबियम एक्ट्रैक्ट होता है, उससे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्लास 10 में तो पढ़ा ही होगा कीमोटैक्टिक, तारपरे और क्या क्या था, फोटो क्या जाने, मैं भी थोड़ा सा मुझे भी वो याद नहीं है, लेकिन 10th में पढ़ा था कीमोटैक्टिक, ऐसा तो याद है। कीमोटैक्टिक यानी कि केमिकल्स, ऐसे याद रखना, केमिकल्स रिलीज होता है प्लांट के रूट से, इसीलिए उसके जो राइजोबियम होता है अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसे कीमोटैक्टिक कहते हैं मूवमेंट। और जो राइजोबियम उससे एक्यूमुलेटेड होने लगता है रूट के आसपास,
फिर वो कार्लिंग ऑफ रूट करता है। कार्लिंग ऑफ रूट के बाद इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होता है। इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं रूट का कॉर्टेक्स के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और रूट का कॉर्टेक्स के अंदर जाकर वो जो स्पेशलाइज्ड N2 फिक्सेशन सेल है उससे वो डिफरेंशिएट करने लगेगा, और जो है रूट का जो वास्कुलर कनेक्शन है उसके साथ वो डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन कर लेगा, वो कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा उससे वो प्लांट को देगा कैसे, और प्लांट जो खाना बनाएगा वो खाना को राइजोबियम को मिलेगा कैसे, इसीलिए वास्कुलर कनेक्शन के साथ तो करना ही पड़ेगा। हर एक अमोनिया को फिक्स करने के लिए 8 ATP लगता है, ठीक है। हर एक जो अमोनिया होता है उसको फिक्स करने के लिए 8 ATP लगता है। अच्छा, अब देखो फेथ ऑफ एमोनिया क्या है। फेथ ऑफ एमोनिया है जो NH3 होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड के साथ, और क्या फॉर्म करता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इससे हम रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। NH3 अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करेगा। अब आते हैं ट्रांस एमिनेशन के बारे में। जो एंजाइम ट्रांस एमिनेज है वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है, सिर्फ ये याद रखना। एमिड्स का 2 एग्जाम्पल याद रखना, एस्परजिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है। और वो एस्परजिन और ग्लूटामिन जो 2 चीज़ है ये दो तरह के अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। एस्परजिन से एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामाइन से ग्लूटामिक एसिड, नाम से ही पता चल जाएगा कौन से क्या। जो एमाइड्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा N2 कंटेंट होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड के क्या है, अमीनो एसिड से अमीनो ऐसे कहते हैं अमीनो एसिड से ज़्यादा नाइट्रोजन रहते हैं एमिड्स में, ठीक है। चलो थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत अभी भी होती है, क्या करें, बंगाली बोलने का आदत है ना, तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब आते हैं यूरिएट्स के बारे में। यूरिएट्स में नाइट्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अब ये याद रखना MCQ में अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये रहेगा हाई N2 टू कार्बन रेशियो, ठीक है। हाई N2 मैंने यानी कि हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो चोन होता है, CHON। जो एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट होता है Mg मैग्नीशियम फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए होता है, फॉस्फोरस ATP के लिए होता है। जो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं उसका कोई एग्जाम्पल्स तो अभी नहीं है। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को जो मेंटेन करते हैं वो है क्लोरीन और पोटासियम, ठीक है। क्लोरोसिस होता है डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल जिसके लिए यूलिंग रिलीफ होता है। मैं तो कहा था नाइट्रोजन, सल्फर, पोटासियम, मैग्नीशियम, फेरिक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक इसके लिए जिम्मेदार होता है। और कैसे याद रखना है ट्रिक तो मैंने क्लास में बता दिया था, क्लास तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ये तो रिवीजन क्लास है, यहाँ पर इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। जो नेक्रोसिस होता है उसका मतलब होता है डेथ ऑफ लीफ टिश्यू, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम की वजह से होता है। इनएविजन इन सेल डिवीज़न होता है मॉन्स के। अच्छा, डिले ऑफ फ्लावरिंग होता है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो नॉन मोटाइल एलिमेंट्स कौन सा होता है, कैल्शियम, सल्फर। मैंगनीज टॉक्सिसिटी के लिए क्या होता है, जो डेफिशिएंसी किसका शो होता है मैंगनीज टॉक्सिसिटी के लिए, फेरिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम का, ठीक है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी के लिए। आ जाते हैं मोबाइल एलिमेंट्स जो होता है, मोबाइल एलिमेंट्स तो पोटासियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम है, ठीक है। क्रिटिकल एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। बाइंडिंग एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम। बेनिफिशियल एलिमेंट्स सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन। मैक्सिमम ऑप्टिमल रेंज देखा जाता है सल्फर का, मिनिमम ऑप्टिमम रेंज देखा जाता है फेरिक का, ठीक है, याद रहेगा। मैक्सिमम ऑप्टिमल रेंज सल्फर का, मिनिमम ऑप्टिमल रेंज फेरिक का। जो कॉन्सेप्ट है इसका कैसे होता है मैंने क्लास में समझाया, अगर किसी को जानना है तो क्लास देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो और थोड़ा सा ये भी समझ लो, जो सिस्टीन बायोटीन होता है ये सल्फर के लिए देखा जाता है, कैल्शियम के लिए माइटोटिक स्पिंडल ये देखा जाता है। जो थोड़ा सा में इम्पोर्टेंट होता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए। जो फेरिक होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। अच्छा और क्या था, जो और क्या था, जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस। मोलिब्डेनम जो रहता है वो नाइट्रोजन रिडक्टेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है। मैं तो कहा था MOF प्रोटीन नाइट्रोजन है ज़्यादा ना, मोलिब्डेनम। जो फेरिक होता था
फेरिक और किस फेरिक अल्कोहल नहीं उसके लिए तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया। यहीं से ही आएगा, अगर आया तो मैंने जितना एग्जाम्पल बताया ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया है इसीलिए मुझे भी याद है। देखो सारा एग्जाम्पल तो याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, उतना याद रखना की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जितना सिर्फ आया है प्रीवियस ईयर में और उसके बाद थोड़ा सा करना होता है, ठीक है। ये मेन है सिस्टीन, बायोटीन, ऑक्सीजन सिंथेसिस, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन रिडक्टेज और जो और क्या है, और जो बोरोन जो होता है, बोरोन क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम अपटेक, इन तीनों चीज़ों में बोरोन काम आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको याद रखना होगा, ठीक है सर। और बाकी तो मैंने जितना भी है मैंने आपको लिखा ही दिया था, वो एक बार आप देख लेना वहाँ से, ठीक है, क्लास में से देख लेना। और अगर चाहो तो टेलीग्राम में भी नोट्स मैंने डाल दिया है, पहले ही डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके दे सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।